नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वनस्पति एवं प्राणी समूह एवं मिट्टी एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग का जो विषय है सामान्य ज्ञान, उसमें एक विषय आता है आप लोग का भूगोल। और भूगोल में ना हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति एवं प्राणी समूह के बारे में, उसके साथ साथ मिट्टी और उसके प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से हम लोग ना थ्योरी पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं थ्योरी में, लेकिन आप लोग का जितना भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा प्रश्न को ना, तो उसमें मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताते हुए चलूँगा, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बढ़िया तरीके से बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीफ में थोड़ा सा हम लोग ना इसका जो थ्योरी है ना उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसमें टोटल आप लोगों के लिए टोटल 30 प्रश्न है, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा इन 30 प्रश्नों में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को एमसीक्यू लगाना है, मतलब खुद से टेस्ट लेना है कि आप लोगों को ये 30 प्रश्नों में कितना सही होता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम ट्राई तो कीजिए कि आपका कितना मार्क्स आता है, खुद को जज कीजिए अभी। और अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप लोग को कम टाइम लगेगा अगर अभी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ना फटाक से थोड़े से पहले जो थ्योरी ना उसको पढ़ लेते हैं। और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी हम क्लास लेकर आए सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और अगर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो क्लास है वो मिलता है, तो एक उम्मीद मेरे को भी रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग ना सबसे पहले थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ध्यानपूर्वक ये जो थ्योरी उसको पढ़िए। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। वे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ मिट्टी को बांधकर रखता है तथा इस प्रकार वे मिट्टी में अपरदन को रोकते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों का विचरण होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मिट्टी के विभिन्न प्रकार जलोढ़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी आदि का विस्तार से अध्ययन करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है देखिए, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ रहा है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण का विषाक्तीकरण आदि शामिल है। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। तो केवल आप लोगों को इतना ही थ्योरी पढ़ना था और इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जब मैं आप लोगों का एमसीक्यू इसमें कराऊंगा ना, चाहे वो कूट में रहे चाहे वो सिंपल सा प्रश्न में रहे, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों को क्या करूँगा, विस्तार पूर्वक बताऊँगा, ताकि उनसे रिलेटेड आपका जो जितने भी कॉन्सेप्ट रहे ना वो ताकि अच्छे तरीके से बैठ सके, और उनसे आसपास से रिलेटेड भी उसका क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से बन पाए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों का जो क्लास है वो लेकर के आऊँगा। ठीक है, और पूरे के पूरे व्याख्यात्मक रूप से आप लोगों को बताऊंगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला को देखिए, खादर पुरानी एवं बांगर जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा देखो, रेंगून मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्या कहे देखो, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, अर्थात इन दोनों में से जो सही है ना उसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए देखो केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले खुद से बताइए, उसके बाद मैं इसका आंसर आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें जो करेक्ट है वो पूछा गया है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला ना फर्स्ट को देखो, ये गलत कैसे होगा। खादर पुरानी एवं बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए, ये जो खादर है और ये जो बांगर है, दोनों ही जलोढ़ मिट्टी सही है। लेकिन इसमें जो लिखा है ना कि खादर पुरानी और बांगर नई, तो ये गलत होगा। कैसे? तो खादर जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी होता है और बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। ये आप लोगों को इसमें डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत हो जाएगा नई और पुरानी को लेकर के। खादर क्या होता है, तो वो खादर जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी है, और बांगर क्या होता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ना वो गलत हो जाता है। और लेकिन एक बात ये सही है कि दोनों ही जलोढ़ मिट्टी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो दूसरा है वो करेक्ट कैसे होगा, ये जान लो कि रेंगुन मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ये जो रेंगुन जो मिट्टी है ना वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और ये जो रेंगुन मिट्टी है ना उसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या कहा जाता है, तो रेंगुन मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास उगाने के लिए ना सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसमें आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज जैसे ना तत्व का भरपूर मात्रा में इसका उपयोग होता है और रहता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो बांगर और खादर जो मिट्टी है ना, नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी है ना उससे निर्मित होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ना आप लोग का माइनर डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है, वरना थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। और अधिकतर जो आप लोग का जो क्वेश्चन है ना कूट में इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए। करेवा है, अर्थात आप लोग को ये बताना है कि करेवा क्या है, आप लोग को ये बताना है। पहला को देखो, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। दूसरा को देखो, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गोली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थ के आंशिक अपघटन से बना है। ऑप्शन ए को देखो केवल एक सही, ऑप्शन बी को देखो केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 सही, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए और ध्यानपूर्वक बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये करेवा क्या है, उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहला को, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव। तो ये जो मोटी परत के रूप में जो जमाव होता है वो करेवा को कहते हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा देखो, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध, ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थ के आंशिक अपघटन से बनता है। तो ये भी स्टेटमेंट आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग ये जान लीजिए कि ये करेवा का है। अगर इसको आप लोगों को संक्षेप में समझाओ ना, थोड़े से सरल तरीके से समझाओ ना, तो ये जो करेवा है वो स्थानीय भाषा में एक ऊंची पठारी भूमि को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो ऊंची जो पठारी भूमि होता है ना उसको करेवा कहते हैं। ये बात आप लोग को याद रखना है। नरम मिट्टी कसेर, सेब और बादाम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अर्थात ये जो करेवा है ना वो नरम मिट्टी होता है और इसमें कसेर, सेब और बादाम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इतनी बातें को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारे देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से खालिस्तान क्षेत्र में मौजूद है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी विनिर्माण, या ऑप्शन डी सेवाएं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कृषि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी वो आखिर होता क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी बेरोजगार का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो कृषि का कुल उत्पादन है उसमें किसी भी प्रकार का उसका योगदान नहीं होता। यह बेरोजगारी अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। ये बात आप लोग के याद रखना है, जहाँ कृषि का मुख्य आय का स्रोत होता है। मतलब एक बात पता होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ आय का मुख्य स्रोत केवल कृषि होता है। और ये जो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है ना उसको और भी अगर मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वे बेरोजगारी होता है जो अनेक लोग तो कृषि में लगे हुए होते हैं लेकिन उसके उत्पादन में कोई भी प्रकार का उनका जो योगदान होता है वो नहीं होता है, बिल्कुल उनका ज़ीरो के बराबर योगदान होता है। और वो अगर सर्वे भी किया जाता है ना कि रोजगार और बेरोजगार कौन कौन था, तो वो रोजगार की श्रेणी में आता है, ठीक है। वो बेरोजगार
बेरोजगार नहीं कहलाता, लेकिन कृषि में अधिकतर बेरोजगार होता है। उनमें 1% अगर कि वो उत्पादन नहीं करता तो वो बेरोजगार की श्रेणी में ही आता है ना, तो इसी को ना प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रच्छन्न बेरोजगार नजर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि करेक्ट हो जाएगा। थोड़े थोड़े आप लोग ना जितने भी इसका जो पॉइंटर्स है ना, जो आसपास के क्षेत्र मतलब उस प्रश्न से रिलेटेड जो प्रश्न है ना, जो बन सकते हैं प्रश्न, उन सारी चीज़ों को मैं उसके बारे में आप लोग को बताते हुए चलूंगा, ताकि आप लोग को उससे रिलेटेड थोड़े बहुत आप लोग को नॉलेज मिल सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय पतझड़, या ऑप्शन सी पर्वतीय शीतोष्ण, या ऑप्शन डी मैंग्रोव ज्वारीय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव ज्वारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव प्रकार की जो ज्वारी जो है उस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये आप लोग को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल है कि सर ये मैंग्रोव प्रकार की ये जो ज्वारी जो वन है वो होता है। तो सबसे पहला मैं आप लोग को बता दूं, जो ये मैंग्रोव है ना वो खारे पानी में उगने वाले पेड़ पौधे व झाड़ियों को मैंग्रोव कहा जाता है। मतलब उस प्रकार के जो वातावरण होता है, जो खारे पानी में जो पेड़ पौधे उगता है ना, उसे मैंग्रोव प्रकार का जो वन है वो कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो मैंग्रोव है ना उसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि सुंदरवन में मैंग्रोव वन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन में एक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी जीवोम, या ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जैवमंडल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो जैवमंडल कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल है कि सर ये पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि यह एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवित व निर्जीव तत्वों के बीच पारस्परिक क्रिया का एक तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए जैवमंडल के बारे में आप लोगों को थोड़े से और बता दूं, ताकि इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज रहे। जैवमंडल पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त मतलब 30 किलोमीटर के अंदर व्याप्त मोटे वायु, जल, स्थल, मृदा एवं शैल युक्त एक जीवनदायिनी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं को जीव जो संरक्षित होते हैं ना वो रहता है। जितने भी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं ना, सारे जो लोग होते हैं ना वो संरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है, चारों तरफ के हमारे जो आवरण होते हैं ना जिसे जैवमंडल कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी नाइट्रोसल्फेट, ऑप्शन सी सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रिक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि धान की फसल के लिए जो सबसे अच्छा जो उर्वरक है ना वो आप लोगों का अमोनियम सल्फेट है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो अमोनियम सल्फेट है उसके बारे में आप लोग थोड़े से जान लीजिए। ये जो अमोनियम सल्फेट है ना उसमें लगभग 20% तक की नाइट्रोजन होता है, और यह जो अमोनियम सल्फेट है ना वो एक उर्वरक का उदाहरण होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो प्रमुख फसल होता है ना उसमें धान, मूंगफली, गन्ना और चाय की खेती अधिकतर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नागफनी किस प्रकार के वन है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, या ऑप्शन डी मरुस्थलीय वन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय वन करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी जो मरुस्थलीय वन है ना उसे ही करेक्ट लिए होंगे। कैसे? तो आप लोगों ने ना स्कूल में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि ये जो नागफनी का जो पेड़ होता है वो कहाँ होता है। तो ये जो नागफनी का जो पेड़ होता है वो मरुस्थलीय इलाका में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो होता है ना मरुस्थल में बिना पानी के ही ज़्यादातर उग पाते हैं। ठीक है, जो कांटेदार जो होता है ना उसे नागफनी कहते हैं। ये आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने इमेज में भी देखा होगा। ठीक है, तो
इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाए। और एक बात आप लोग ये जो नागफनी है ना उसके बारे में और जान लो कि ये ना लगभग 6 से 9 मीटर की जो हाइट होता है, जो ऊंचाई होता है ना, उतना ही बड़ा होता है और ये कांटेदार होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये कम पानी में भी उग जाता है, मतलब रेतीले इलाके में भी उग जाता है, इसलिए ये नागफनी जो है ना वो मरुस्थलीय वन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन बी सवाना प्रदेश, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश या ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है ना उसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं। बोला तो पिग्मी जो है ना वो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ निवास करते हैं। अब ये पिग्मी के बारे में थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए कि पिग्मी ऐसे मानव जाति समूह को कहते हैं जिसका सदस्य का जो औसत कद जो होता है ना असाधारण होता है, मतलब बहुत कम छोटे छोटे लगभग 3 से 4 फीट के होते हैं जो ये पिग्मी लोग होते हैं वो। और ये लोग जो होता है ना वो भूमध्य रेखीय अफ्रीका प्रदेश में ज़्यादा रहता है। कहाँ रहता है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ रहता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में रहता है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रेंगुन मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्या का है कि रेंगुन मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो रेंगुन जो मिट्टी है ना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो रेंगुन मिट्टी है इसके बारे में आप लोग को थोड़ी से बताऊँ ना, तो ये काली मिट्टी भी कहते हैं इसको, ये बात आप लोग को याद रखना है। ये जो काली मिट्टी है ना उसी का एक नाम है, ठीक है। और काली मिट्टी का मुख्यतः 3 प्रकार के नाम होते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला कन्हार, भुर्री और रेंगुन, ठीक है। क्या? तो कन्हार, भुर्री और रेंगुन ये तीनों नाम है ये जो काली मिट्टी है उसका, तो आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ये जो रेंगुन या काली मिट्टी है ना इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और बताऊँ ना, तो यह एक मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और एक बात आप लोग और जान लो कि ये मिट्टी के काला रंग होने का जो कारण है ना वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर या ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फियर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि सर्वाधिक शीत जो क्षेत्र है ना वो आप लोग का मेसोस्फियर हो जाएगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। और ये जो मेसोस्फियर है उसको क्या कहते हैं? तो मेसोस्फियर को मध्य मंडल कहते हैं, ये बात आप लोग को याद रखना है, मध्य मंडल। और मध्य मंडल की जो मोटाई है ना वो लगभग 30 किलोमीटर तक की जो मोटाई है, ये बात आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फियर, मतलब जो मध्य मंडल है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो ट्रोपोस्फियर है उसको क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर को क्या कहते हैं? तो समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समताप मंडल कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर को, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये ऑप्शन डी को देखो थर्मोस्फियर, तो थर्मोस्फियर को क्या कहते हैं? तो ताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ताप मंडल कहते हैं थर्मोस्फियर को, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फियर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से बड़े उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी तेंदू या ऑप्शन डी पसूर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी तेंदू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है ना उससे संबंधित केवल ऑप्शन नंबर जो तेंदू है ना वो संबंधित नहीं है। बाकी पाइन, बबूल और ये पसूर जो है ना वो तीनों इससे संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेंदू आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर
से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम यौगिक, ऑप्शन बी लौह यौगिक, ऑप्शन सी पारा यौगिक या ऑप्शन डी मिट्टी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लौह यौगिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो इसके रंग का कारण होता है। ठीक है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है और लाल मिट्टी में सामान्यतः पोषण तत्व जैसे नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस, अम्ल, चून, मैग्नीज आदि की कमी होती है, जिसके कारण जो है ना लाल रंग लौह यौगिक के कारण अधिकतम होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को खासतौर से ऐसे प्रश्नों को याद रखना है कि लाल रंग जो है ना वो किसके कारण होता है, तो लौह यौगिक के कारण होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को इसी क्लास में प्रश्न क्रमांक दूसरा या तीसरा में बताया था कि नदियों द्वारा बहा करके लाया गया जो मिट्टी होता है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, ये बताया था। और दो प्रकार की मिट्टी का मैंने आप लोग का नाम बताया था, एक पहला था बांगर और एक दूसरा था खादर। ये मैंने बताया था दोनों ही मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाया जाता है और किनारे पे जो छोड़ दिया जाता है ना वो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। और वो जो मिट्टी होता है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सौगौन तथा साल किस वन का उत्पाद है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीले वन या ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा कि साल तथा सागौन किस प्रकार का वन है, तो वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है। आप लोग जो ऑप्शन देखोगे ना उसी से आप लोग को समझ में आएगा। पतझड़ी वन बोला है ना, तो पतझड़ी का वन मतलब ये होता है कि ये जो साल तथा सैगोन जो होता है ना गर्मियों के समय में अपने जो पत्ते होते हैं उसको झड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसीलिए इसको पतझड़ी वन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत के निम्न राज्यों में से कहाँ अधिक सैगोन वन पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। एटलीस्ट गेस कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सौगोन का जो वन पाया जाता है, जो वृक्ष पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोग को ना बीच बीच में कुछ प्रश्न ऐसे दिखेंगे जो आप लोग का ना कोर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके आंसर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 16 को देखो, सूची 1 को देखो और सूची 2 को देखो और दोनों को आपस में मिलाना, जो करेक्ट होगा उसको। ठीक है, सबसे पहला ए को देखो उष्णकटिबंधीय वन, बी शंकु वृक्ष, सी कच्च वनस्पति या डी पतझड़ वन। उसके अलावा पहला को देखो सुंदर वन, बी दूसरा को देखो हिमाचल प्रदेश, तीसरा देखो राजस्थान, चौथा साइलेंट वैली। और आपको कूट में जो दिया है ना उसको मिलाना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा एटलीस्ट गेस करके बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले इसको ना मिलाते हुए चलते हैं, मतलब जोड़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला ए को देखो उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय जो वन है ना वो आप लोग का साइलेंट वैली में मिलेगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा दूसरा देखो शंकु वृक्ष वन जो है, तो शंकु वृक्ष वन कौन सा आएगा, तो आप लोग का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा शंकु वृक्ष वन का। ठीक है, उसके अलावा तीसरा देखो कच्च वनस्पति, तो कच्च वनस्पति जो है ना वो सुंदर वन में पाया जाता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा चौथा को देखो पतझड़ वन, तो पतझड़ वन जो है ना वो आप लोग का राजस्थान में पाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से पहला को देखो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली में मिलेगा, दूसरा देखो शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, तीसरा कच्च वनस्पति, तो कच्च वनस्पति जो है वो सुंदर वन में मिलेगा, और चौथा जो पतझड़ वन है वो आप लोग का राजस्थान में मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी सोघर्म, ऑप्शन सी सूरजमुखी या ऑप्शन डी मटर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्या क्या है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो जो मटर का जो फसल है ना वो मृदा को अर्थात मिट्टी को ना नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी रेंगुन मिट्टी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि कपास की जो खेती के लिए जो सर्वोत्तम में जो मिट्टी है ना वो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो होता है वो कपास की खेती होता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुई है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें पूछा गया कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानों से जो मिट्टी का निर्माण हुआ काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक बात आप लोग याद रखिए कि जितने भी यहाँ मिट्टी है ना अर्थात ज़मीन में जितने भी मिट्टी है ना उन सारी मिट्टियों का जो निर्माण है किसी न किसी चट्टानों के टूटने फूटने से ही हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्या क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना उसके लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि इस भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। और मैंने आप लोग को इसी क्लास में बताया था कि जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदियों द्वारा लाए गए जो मिट्टी होता है ना और जो अपने आसपास के एरिया में जो छोड़ देते हैं जो नदियाँ ना जो मिट्टी को, तो वो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है और जो सर्वाधिक उपजाऊ रहता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और भारत में तो बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं और नदियों के बहाव से ही जो है ना वो जलोढ़ मिट्टी आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में पाया जाने वाला जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना उसमें गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन फसलों की और सब्जियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा जल सोख लेती है? तो ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 22 को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सी मिट्टी के लिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा जल को सोख लेती है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी सोखता है वो काली मिट्टी सोख लेता है और सोखने के बाद वो अंदर ही में रुक जाता है, एकदम सोखता नहीं है। ठीक है, तो काली मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है ना, तो इसलिए जो होता है ना वो काली मिट्टी में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोग और जान लो काली मिट्टी के बारे में, अगर इसको प्रॉपर पानी नहीं मिलता है ना तो गर्मियों के दिनों में ये सूख जाता है और सूख करके ना वो क्रैक आ जाता है, दरार आ जाता है सबसे बड़ी बड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला को देखो, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। दूसरा, वे नाइट्रिक और पोटास में समृद्ध होती है। तीसरा, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ। चौथा, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए को देखो 1, 2 और 3, बी को देखो 2, 3 और 4, सी को देखो 1 और 4 और डी को देखो 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला एक को देखो, वे साधारण लाल रंग की होती है। तो आप लोग का जो ये जो लैटराइट मिट्टी है ना, वो साधारणतः लाल रंग का होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा को देखो, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो दूसरा है वो गलत कैसे होगा? वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होते हैं, तो ये नहीं होता, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा चौथा को देखो, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विस्तार है, तो ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4 जो है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचाई जल को वाष्पीकरण होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है। सिंचित भूमि पर लवणीय भाग का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं में अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन सी, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है। या ऑप्शन डी, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 को जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोगों को एक बात याद रखना है कि मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल को वाष्पीकृत होने से पीछे छोड़े नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि में लवण भवन होने के कारण मृदा में अपारगम्य बना देता है। इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। ऑप्शन ए, असम और नागालैंड में। ऑप्शन बी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। या ऑप्शन डी, असम और केरल में। तो क्या इसका आंसर होगा? गैस कीजिए कम से कम। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, असम और केरल में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारत में उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन की उपस्थिति है ना, वो असम और केरल में सबसे ज़्यादा है। और उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ना, वो 200 मीटर, मतलब 200 मीटर जो वर्षा है ना, उससे अधिक होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये वाला जो वर्षा वन है ना, वो आप लोग का लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है और असम और केरल में भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़िए। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ऑप्शन ए, मालाबार के तटीय प्रदेश में। ऑप्शन बी, कोरोमंडल के तटीय प्रदेश में। ऑप्शन सी, बुंदेलखंड में। या ऑप्शन डी, बघेलखंड में। तो क्या इसका आंसर होगा? गैस कीजिए कम से कम। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, मालाबार के तटीय प्रदेश में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लैटेराइट मिट्टी की प्राधान्य है बोला है, मतलब लैटेराइट मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, वो मालाबार के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन ए, काली मिट्टी। ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी, लाल मिट्टी। या ऑप्शन डी, लैटेराइट मिट्टी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लैटेराइट मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता पाया जाता है बोला, तो लैटेराइट जो मिट्टी है ना, उसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता पाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लैटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? ऑप्शन ए, जलोढ़ के निक्षेप। ऑप्शन बी, लोएस के निक्षेप। ऑप्शन सी, निथरन लीचिंग। या ऑप्शन डी, लगातार वनस्पति आवरण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो आंसर है वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं अपने प्रत्येक क्लास में कोई ना कोई ऐसा जो प्रश्न होता है उसको आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ देता हूँ, वो आप लोगों को दे देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? इसका एक वजह ये है कि मैं अगर कि होमवर्क के लिए आप लोग को छोड़ता हूँ तो आपका ये दायित्व बन जाता है कि आप लोग प्रॉपर इसका क्या आंसर होगा सर्च मार करके देख लो। अगर नहीं पता होगा तो सर्च मार करके देखोगे, अगर इस प्रकार के प्रश्न को और आप आंसर दोगे ना, तो ये आप लोग के माइंड में क्लिक करता है कि इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं
ना तो आप आसानी से भूलते नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो होमवर्क होता है ना वो आप लोगों को देता हूँ। और आप लोग को एक ईमानदारीता ये बन जाता है कि अगर कोई चीज़ आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे मिला है तो उसको ज़रूर इसका आंसर जानने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर अवश्य दोगे, और दोगे ना तो सही होगा तो मैं सही बताऊँगा और गलत होगा तो उसको करेक्ट आंसर भी बताऊँगा, जैसे मैं अपने प्रत्येक होमवर्क का आप लोगों को आंसर भी देता हूँ उसी प्रकार से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसका आंसर अवश्य दोगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है ऑप्शन ए अति सिंचाई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा, या ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वन रोपण द्वारा। तो मृदा में अपरदन रोका जा सकता है तो वन रोपण के द्वारा ही ना रोका जा सकता है, क्योंकि जो वन है ना अर्थात जो पेड़ पौधे हैं ना वो जो मिट्टी को बांध करके रखता है उसका जो जड़ होता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन रोपण द्वारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोग दोगे ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। फसल चक्र आवश्यक है ऑप्शन ए पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, ऑप्शन बी विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, ऑप्शन सी मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु, या ऑप्शन डी मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो फसल चक्र के कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो खेती में अलग अलग प्रकार की फसल बोया जाता है, एक साल धान बोया जाएगा तो दूसरा साल कुछ और बोया जाएगा, अर्थात जो धान ही बोया जाएगा लेकिन धान की जो किस्म है उसको बदल दिया जाता है। गेहूँ में कुछ और बोया जाता है, गेहूँ के साथ साथ और कुछ 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 बोया जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसी को हम लोग ना जो अलग अलग प्रकार की जो धान वगैरह जो फसल बोते हैं ना उसको फसल चक्र कहते हैं। और अलग अलग प्रकार से हम लोग का बोने के कारण क्या होता है, मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हुई। तो अलग अलग प्रकार की अगर फसल बोएंगे ना तो उसकी जो मृदा की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहला आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और शाम की क्लास में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग या CDP का कोई भी एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोगों का 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज टाइप से लेकर आऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखने के लिए ना आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में।